अच्छा, लास्ट हमने सेमीकंडक्टर्स पढ़ लिया था ना, लॉजिक गेट्स कवर कर लिए थे। यस मैम। जीनर डायोड पढ़ना बचा हुआ है, बस छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर पीवाईक्यूज करेंगे सेमीकंडक्टर्स के। हम्म। कल न्यूक्लियर फिजिक्स का टेस्ट है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स का। यस मैम। हम्म। फॉरवर्ड और रिवर्स बाइजिंग पढ़ा था ना, मैंने पढ़ाया था, क्या होता है फॉरवर्ड और रिवर्स बाइजिंग में? हाँ, बताओ भाई, फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग कौन बताएगा? मैम पॉजिटिव टाइप अगर जोड़ देंगे हम्म। किससे पी जोड़ेंगे? टाइप हाँ। तो फॉरवर्ड वाइजिंग हो जाएगा। और फॉरवर्ड टोटल बाइजिंग क्या होता है? फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या होगा? बैरियर कम होगा कि बैरियर बढ़ेगा? हम कम होगा। हाँ, फॉरवर्ड बाइजिंग में बैरियर कम होगा, है ना। अब हम पढ़ेंगे जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, है ना। जो अभी डायोड पढ़ के आए हो, पी एन डायोड, ये जो पी होता है ये एन होता है, ये क्या है, एक डायोड है ना। इस डायोड को एज अ रेक्टिफायर पढ़ेंगे। रेक्टिफायर के क्या डिवाइस है, देखो, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी। ठीक है, एसी वोल्टेज हो या करंट हो, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? डीसी में। ठीक है भाई, एसी ऐसा होता है ना, इस तरीके से, ये इसको डीसी में बना देगा ऐसे। ये एसी है तो इसको डीसी में बदल दिया जाएगा, तो ये डीसी वोल्टेज हो गई। अब इसमें क्या प्रिंसिपल यूज होगा? ये प्रिंसिपल यूज होगा कि अगर फॉरवर्ड बाइजिंग है, फॉरवर्ड बाइजिंग में तुम्हारा डायोड किसकी तरह वर्क करेगा? वर्क एज शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, शॉर्ट सर्किट बिहेव एज अ, वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अगर बैकवर्ड, बैकवर्ड कह रही हूँ, रिवर्स बाइजिंग है, तो रिवर्स बाइजिंग कैसे करेगा? रिवर्स बाइजिंग कैसे वर्क करेगी? डायोड कैसे वर्क करेगा? हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस है तो डायोड वर्क एज अ ओपन सर्किट। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस में कैसा हो जाता है? हाई रेजिस्टेंस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, देखो कैसे। अब मान लो मुझे क्या बनाना है, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव में तुम्हें ना, जो तुम्हारी एसी है ना, मान लो जैसे ये एसी साइकिल है, इस एसी का तुम्हें आधे का ही आउटपुट मिलेगा, जैसे 1 2 3। या तो पॉजिटिव साइकिल का ही आउटपुट मिलेगा या नेगेटिव साइकिल का ही आउटपुट मिलेगा। इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम ऐसे को हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ में आ रहा है? देखो क्या कह रहा है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर 1/2 ऑफ ईच एसी इनपुट साइकिल इज रेक्टिफाइड। यानी हम साइकिल का सिर्फ आधा पोर्शन ही क्या कर पाएंगे, एसी से डीसी में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, वो भी कब, मैंने बता दिया, फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या रहेगा, बहुत कम रेजिस्टेंस देता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। रिवर्स में हाई रेजिस्टेंस देगा, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट की तरह।
ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पर एसी सप्लाई है। अब मान लो एसी सप्लाई तो ऐसे होगी ना, मान लो पहले एसी सप्लाई का ये आउटपुट आया, ये कैसा आउटपुट है भाई, पॉजिटिव। बेटा ये पॉजिटिव आउटपुट है ना, पॉजिटिव आउटपुट आया, प्लस साइकिल आई, तो ये प्लस है, तो बेटा ये डायोड का पी टाइप और ये डायोड का एन टाइप। देखो डायोड को ध्यान से देखो, ये डायोड का पी, ये डायोड का एन। तो ये डायोड का पी किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव साइकिल से। तो यानी ये अभी कैसा बना, ये बन गया अब फॉरवर्ड बाइज्ड, फॉरवर्ड बाइज्ड बना। तो फॉरवर्ड बाइज में ये क्या करेगा, ऐसे के ऐसे मुझे यहाँ पर आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये मुझे आउटपुट मिल गया। अब देखो मेरी सेकंड साइकिल आई, अब ये सेकंड साइकिल कैसी आई, नेगेटिव। जब ये साइकिल नेगेटिव आई तो पी वाला क्या है, पॉजिटिव। भाई अगर पी को पी से जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड होगा, अब पी वाला यहाँ पर किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से। बेटा सेकंड साइकिल में अगर पी नेगेटिव हो गया तो ये कैसे बाइजिंग हो जाएगा, रिवर्स बाइजिंग, हाँ या ना। देखो सेकंड साइकिल के लिए तुम्हारा ये किस में चला गया, रिवर्स बाइजिंग में नहीं चला गया क्या, पी, हेलो समझ में, Yes, ma'am. पी वाला नेगेटिव में चला गया, तो नेगेटिव के लिए ये रिवर्स बाइजिंग है, रिवर्स बाइजिंग में हाई रेजिस्टेंस देगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी इसने यहाँ पर आउट वोल्टेज को जाने ही नहीं दिया, कोई आउटपुट नहीं मिला। फिर अगेन पॉजिटिव साइकिल आएगी, फिर अगेन पॉजिटिव साइकिल आई तो फिर से ये किस में बनेगा, ये पॉजिटिव, यानी ये वाला पी वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, मतलब फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में मतलब अब दोबारा जाके मुझे इसका सिग्नल मिलेगा। तो यानी ये किस तरीके का आउटपुट है, ये डीसी हो गया ना, सब ऊपर ऊपर है, नीचे नहीं मिल रहा, नेगेटिव हाफ नहीं है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ये सिर्फ आधे का ही क्या दे पाता है, आउटपुट दे पाता है। तो देखो ये वेव फॉर्म है ना, पॉजिटिव वाले का मिल गया, इन नेगेटिव वाले का कुछ नहीं आया। फिर पॉजिटिव साइकिल आई तो पॉजिटिव का तुम्हें वी आउटपुट मिल गया बेटा, नेगेटिव वाले में देखो कोई इनपुट नहीं आ रहा, पॉजिटिव वाले में फिर आउटपुट आ गया, नेगेटिव वाले में कोई आउटपुट नहीं आ रहा। ये समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स बाइजिंग में था, तो रिवर्स बाइजिंग में जाने ही नहीं देगा करंट को, करेक्ट। तो क्या लिखा है, द रेक्टिफाइड आउटपुट ऑफ द एसी इज ओनली फॉर हाफ ऑफ द इनपुट। तो जो तुम्हें आउटपुट मिला है वो किसके लिए मिला है, सिर्फ हाफ एसी के लिए ना, तो इसीलिए क्या बोला है इसे, हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ में आ गया। आगे देखो क्या पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म शुड बी सेम। तो जो फ्रीक्वेंसी रहेगी इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, फिर बेटा फुल वेव। अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा, तुम्हें तुम्हारी पूरी साइकिल है ना, जो एसी की जो कंप्लीट साइकिल है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट देखने को मिलेगा। बात समझ में आई, इसके पूरे के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट। ठीक है, अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फिर दो डायोड लगाएंगे। ठीक है, हमने क्या लगाए, दो डायोड लगा दिए। अब दो डायोड क्या करेगा, ये फुल वेव को रेक्टिफाई करेगा, इसलिए क्या नाम रखा इसका, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर है, कैसे देखो, अगर पॉजिटिव साइकिल आ रही है तो, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव साइकिल। अगर ये पॉजिटिव साइकिल आ रही है तो बेटा डायोड 1 कैसे काम करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम करेगा डायोड 1। डायोड 1 ये फॉरवर्ड में काम करेगा और नेगेटिव 1 नेगेटिव साइकिल के लिए काम करेगा। बस तुम इतना याद रखो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा, सबका कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल जाएगा। तो ये देखो नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग भी तुम्हें वेव फॉर्म मिली है। ठीक है, तो ये कैसी वेव फॉर्म है, ये डीसी है। भाई सब एक ही तो है, देखो डीसी में जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही मिलेगा, नहीं, ये भी डीसी है, बट ये पॉजिटिव साइड, ये बार बार कम ज्यादा हो रही है डीसी में, बट इसका फेस चेंज नहीं हो रहा। एसी में फेस चेंज हो जाता है, नेगेटिव में चली जाती है, एसी में फेस का चेंज हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू, बट डीसी में क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड का चेंज दिखाया गया है, बट फेस चेंज नहीं होगा। ये याद रखना, डीसी में फेस चेंज नहीं होता, एसी में फेस का चेंज हो जाता है। तो तुम्हें जो ये ग्राफ दिख रहा है ना, ये वाला ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, ये मैग्नीट्यूड घट बढ़ रही है। तो डीसी में तो मैग्नीट्यूड तो डीसी में भी घटा सकते हो, भाई 20 वोल्ट आ रही है, 30 आ रही है, 40 आ रही है, तो वोल्टेज तो डीसी में भी घट सकती है, बट डीसी में फेस नहीं चेंज हो सकता। बात समझ में आई, एसी में फेस को चेंज कर सकते हैं। हेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म इज ट्वाइस। अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में तुम्हारे पास
इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम थी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो जाएगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस देन इनपुट, ये याद रखना। ये फुल वेव है, ठीक है, ये फुल वेव होगा। फुल वेव में 2 डायोड्स लगाएंगे। अब यहाँ पर कैपेसिटर लगाया जाता है। कैपेसिटर क्या करता है, फिल्टर। अब मैंने तुम्हें कैपेसिटर में एसी के उसमें समझाया था, कैपेसिटर का इंपिडेंस एक्सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, है ना। अब देखो, अगर डीसी होता है तो बेटा डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बोलो, डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 0। फ्रीक्वेंसी में जब फेज से चेंज नहीं होता तो फ्रीक्वेंसी डीसी में 0 है। अगर फ्रीक्वेंसी डीसी में 0 है तो 1/0 क्या हुआ, इंफिनिटी। तो इम्पीडेंस, सॉरी, कैपेसिटर डीसी के लिए कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, जल्दी बताओ, बोलो। कैपेसिटर प्रोवाइड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी, बट एसी को क्या करेगा, एसी को आराम से जाने देगा। मेरी बात सुन रहे हो, कैपेसिटर एसी वाली जो करंट है, एसी करंट को आराम से पास कर देता है, बट कैपेसिटर जो डीसी वाला करंट है उसको अपने अंदर से जाने नहीं देता। अगर जाएगा भी तो बहुत लिटिल अमाउंट का करंट जाएगा, अपने अंदर से डीसी करंट को जाने नहीं देगा। अगर ये डीसी को ब्लॉक कर देगा, देखो तुम्हारा एसी क्या करेगा, ब्लॉक्स द डीसी कंपोनेंट, ये याद रखना। हमारा एसी क्या करेगा, डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा। तो भाई डीसी को ब्लॉक कर देगा तो मुझे इनपुट मिल जाएगा आराम से, जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, सॉरी, आउटपुट। मुझे आउटपुट में सिर्फ क्या चाहिए, डीसी वोल्टेज चाहिए। तो देखो क्या करोगे, यहाँ पर एसी है, आपने बीच में रेक्टिफायर लगाया, बट होगा क्या, रेक्टिफायर से देयर आर सम कंपोनेंट ऑफ एसी, इसमें कुछ एसी, यहाँ पर कुछ एसी का भी कंपोनेंट है, यहाँ पर कुछ एसी का कंपोनेंट है, ठीक है, ये एसी का कंपोनेंट है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर एसी का कंपोनेंट है तो मुझे तो अपने लोड रेजिस्टेंस में पूरा डीसी चाहिए, तो हम यहाँ कैपेसिटर लगा देंगे। अब कैपेसिटर क्या करेगा, किसको ब्लॉक कर देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा और एसी को जाने देगा। ये रहा, इज अलाउड टू pass the AC component and block the DC component of the load, filter circuit output will be a stable DC voltage, ठीक है। तो DC वोल्टेज हमें यहाँ पर आराम से मिल जाएगी। AC तो यहाँ चला जाएगा ना सारा, भाई सारा AC करंट तो यहाँ चला जाएगा, क्योंकि AC के लिए तो लो इम्पीडेंस है, AC सारा यहाँ चला जाएगा। इधर कौन जाएगा, DC, क्योंकि DC को कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रहा है, तो DC के पास तो यही पाथ है, तो लोड के पास सारा का सारा DC मिल जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर का बहुत बड़ा रोल है, क्या रोल है, फिल्टर करने का। देखो इस तरीके से के कर देगा। देर आर सम कॉम्पोनेंट ऑफ एसी, देखो ये ना, यहाँ पर मेरे पास कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं एसी के, तो ये हमारे फिल्टर के साथ रिमूव हो जाते हैं। फिर आती है जीनर डायोड, सबसे अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चन से देखेंगे। अब देखो, मैंने तुम्हें सेमीकंडक्टर पढ़ाया था कि सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, अगर डोपिंग करी जाती है तो कैसी डोपिंग होती है, वेरी वेरी स्मॉल डोपिंग होती है ना सेमीकंडक्टर्स में, पढ़ाया था कि बेटा जो डोपिंग होगी वो बहुत छोटी होगी, 10⁹ सेमीकंडक्टर में 1 पार्ट ऑफ इम्प्योरिटी एटम ऐड किया जाता है ना, इतनी ज्यादा स्मॉल होती है। लेकिन अब यहाँ क्या है, डायोड, जीनर, जीनर स्पेशली कैसा बनाया जाता है, हैवीली डोप सेमीकंडक्टर डायोड। ये हैवीली डोप्ड बनाया जाता है क्योंकि इसका काम जो लेंगे ना वो तभी बन पाएगा हैवी डायोड से। तो इसमें हैवी डोपिंग करी जाती है, हैवीली इंप्योरिटीज ऐड करी जाती हैं। अब जीनर डायोड जो ऑपरेट करता है ना, देखो सारे डायोड किस में ऑपरेट करते हैं, फॉरवर्ड वाइजिंग में। सारे डायोड किस में ऑपरेट करेंगे, फॉरवर्ड में। लेकिन जीनर किस में ऑपरेट करेगी, जीनर वहन करेंगी ऑपरेट किस में, ये करेंगे बेटा रिवर्स में, ठीक है। ये ऑपरेट करती हैं रिवर्स बाइजिंग में, तो ये हमें याद रखना है। सिंबल का रिप्रेजेंटेशन देखो, ये सिंबल का रिप्रेजेंटेशन है क्या, पहले डायोड देखो क्या सिंबल का रिप्रेजेंटेशन है, ये डायोड का साइन था ऐसे पहले, बस इसको ऐसे निकाल देना, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से।
ये क्या बन गया तुम्हारा डायोड। ये वाला अभी भी पॉजिटिव रहेगा और जो ये दूसरा है ये अभी भी नेगेटिव है। ये इसका साइन हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या है। पहला हैवीली डोप्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होता है, रिवर्स बाइसिंग में काम करता है, डिप्लीशन रीजन भी बहुत ज्यादा होगा। ये इसका वही है, डिप्लीशन वाला सर्किट डायग्राम होगा। पहले थोड़ा करंट होगा, ब्रेकडाउन पे बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा। यही है ना ब्रेकडाउन वाला, यही तो देखा था ब्रेकडाउन में कि एक से करंट रैपिडली इंक्रीज होगा, राइट। हाँ है ना। अरे सो गए क्या फिजिक्स की क्लास में आके? नो मैम। हाँ, वर्किंग प्रिंसिपल देखो जीनर डायोड का क्या है, देखो। ड्यू टू थिनर डिप्लीशन लेयर, थिनर डिप्लीशन लेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर इज क्वाइट हाई। तो यानी जीनर डायोड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देखो वो यहाँ पहले ही बताया है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हाई रहेगा। ये ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है यहाँ पे। ड्यू टू द थिनर डिप्लीशन लेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अक्रॉस द लेयर इज क्वाइट हाई। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही बहुत ज्यादा है, अब आपने क्या करा, रिवर्स वोल्टेज लगाई, और रिवर्स वोल्टेज आप क्या करे जा रहे हो, इंक्रीज करे जा रहे हो, बट करंट तो फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा करंट फ्लो? क्योंकि डिप्लीशन रीजन बहुत बड़ा डिप्लीशन रीजन है। तो लेकिन एक समय के बाद जैसे जैसे आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते रहोगे तो क्या होगा, ब्रेकडाउन। पढ़ा था ना जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे। और अगर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो क्या होगा, करंट एकदम से स्टार्ट हो जाएगा। उसे बोलते हैं हम क्या, जीनर ब्रेकडाउन। पढ़ा हुआ था। जिस वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन होगा उसे क्या बोल देंगे, जीनर वोल्टेज। बोलो, ये क्लियर हुआ क्या? वही बात चल रही है अभी रिवर्स बाइजिंग में। रिवर्स बाइजिंग में क्या होता था, मेरे पास क्या होगा, रिवर्स बाइजिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, लेकिन रिवर्स बाइजिंग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करती है, तो ये डिप्लीशन रीजन घटता तो है नहीं। बट एक समय के बाद अगर आप इसको बढ़ाते चले जाओगे, एक्सटर्नल वोल्टेज को, एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी, तो क्या हो जाता है, जीनर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब करंट सडनली इंक्रीज होता है ना, यही पढ़ा है ना हमने। अब देखो जीनर को किसकी तरह यूज, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, जीनर डायोड को यूज करा जाता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जैसे घर में फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज यूज करते हैं घर में। हाँ, अगर जैसे ही वोल्टेज ज्यादा आती है फ्यूज ब्रेक हो जाता है और घर के सारे अप्लायंसेस जो हैं वो सेफ हो जाते हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं होता। इसी तरीके से जीनर भी काम करती है। अगर मान लो अचानक से बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गई इनपुट पे, अचानक वोल्टेज इनपुट पे बहुत ज्यादा आ गई, तो आप जीनर लगा दो। जीनर क्या करेगी, जो तुम्हारे आउटपुट है ना उस आउटपुट का वोल्टेज स्टेबल करके रखेगी। कैसे, देखो कैसे करेगी। मान लो यहां पर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां मैंने लगाया, कलर ही नहीं दिख रहा, ये ले लो, मैंने यहां लगाया एक रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां हमने लगाया अपना जीनर डायोड लगा दिया। मुझे इस लोड रेजिस्टेंस पे अपना क्या है, ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है, यानी मुझे यहाँ आउटपुट चाहिए। यहाँ मेरे अप्लायंसेस लगे हुए हैं लोड पे, लोड रेजिस्टेंस होता है जहां हमारे सारा काम का जो सिस्टम है वो लगा हुआ है, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम है, देखो लोड रेजिस्टेंस पे डायरेक्ट ये मेरी वी इनपुट है, यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज दी हुई है, ठीक है। अब देखो इनपुट वोल्टेज को डायरेक्ट लोड से लगाने से पहले मैंने बीच में क्या लगा दिया, बीच में मैंने जीनर लगा दी, है ना। डायरेक्ट लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से पहले मैंने क्या लगा दिया, जीनर डायोड। अब देखो क्या होगा, अब जैसे ही, अब आपने कंडक्टर्स में क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, है ना। वहां पर आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ I एंड R, है ना। ये कहां पढ़ा था मैंने, ये मैंने कहां पढ़ाया था बेटा, इन मेटल्स, है ना। मेटल्स में रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। आप I एंड V, है ना, आप V और I की कितनी भी वैल्यू को घटा बढ़ा लो, आपका रेजिस्टेंस चेंज
नहीं होता था, है ना, पढ़ा था ना भाई, मेटल्स वाले में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था कि रेजिस्टेंस वी और आई पे डिपेंड नहीं करेगा, बट जीनर का जो रेजिस्टेंस है वो वी और आई पर डिपेंड करेगा। बात समझ रहे हो? ये है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हारे वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। भाई जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाती जा रही हूँ, डिप्लीशन रीजन बढ़ता जा रहा है ना, डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस ही तो है वो एक तरीके का, करंट को वो जो मूविंग चार्ज कैरियर्स हैं उन्हें फ्लो नहीं होने देगा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ ही तो रहा है वोल्टेज से। समझ में आया? तो यहाँ पर वोल्टेज से रेजिस्टेंस चेंज होगा। बात समझ में आ गई? अब सुनो, अब अगर इनपुट वोल्टेज ज्यादा हुई, क्या हुआ बेटा? अगर इनपुट वोल्टेज ज्यादा हुई और तुमने डायरेक्ट अपना लोड रेजिस्टेंस लगा रखा होता, मान लो तुमने इनपुट वोल्टेज से सीधा अपना घर के कनेक्शंस करे होते, तो फूक जाती, सारी चीजें खराब हो जाती, डैमेज हो जाती। अब हमने क्या करा, यहां लगाया अपना जीनर, जो कि काम करता है वोल्टेज स्टेबलाइज का। कैसे करेगा वोल्टेज स्टेबलाइज? यहाँ वी इनपुट बढ़ा, क्या बढ़ा? यहाँ पर इनपुट वोल्टेज बढ़ी, ये इनपुट वोल्टेज क्या करेगी? यहाँ इनपुट वोल्टेज बढ़ी, ये क्या करेगी? इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा, क्या करेगी ये? एक सेकेंड रुको, हाँ ठीक है, यहाँ इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो ये क्या कर देगी? अपना रेजिस्टेंस, अपना रेजिस्टेंस क्या कर देगी? इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। इसका रेजिस्टेंस कैसे कम होगा? इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ करंट ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज ज्यादा करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यानी यहाँ से यहाँ से क्या होगा, ज्यादातर करंट कहाँ से, ज्यादा वोल्टेज कहाँ से पास हो जाएगी? इस वोल्टेज से, लेकिन वी और आई क्या रहेगा? स्टेबल। अब मान लो वी इनपुट क्या हो गया? वी इनपुट हो गया कम। अगर वी इनपुट कम हो गया तो अब ये क्या करेगी? अब ये अपने रेजिस्टेंस को बढ़ा देगी, है ना। तो सारा सारा करंट कहां से जाएगा? यहां से। तो लोड रेजिस्टेंस पे मुझे V इक्वल्स टू आई आर की जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी? कांस्टेंट। बस इतना तुम्हें याद रखना है कि आउटपुट पे जो वोल्टेज होगा वो मुझे क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। देखो कैसे, द वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, सॉरी, in the breakdown region is almost constant. Resistance is connected in series with the Zener diode to limit the current through the diode with the voltage across. Vs being connected across the combination, the stabilized output voltage is taken across the Zener diode. तो Zener अपना जो वोल्टेज है ना उसको कांस्टेंट रखेगी, ठीक है, उसका कांस्टेंट रखेगी V इक्वल्स टू आई आर, यानी ये अपना रेजिस्टेंस को घटाती बढ़ाती रहेगी। रेजिस्टेंस जैसे ही, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट कम, है ना, रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट ज्यादा, तो आई आर का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट बनाए रखेगी। बस इतना याद रखना है, ठीक है। फोटो डायोड तो नहीं है शायद सिलेबस। फोटो डायोड भी, जीनर डायोड में क्या याद रखना है बेटा? जीनर डायोड में याद रखना है कि जीनर वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम करती है, जिसमें अपने अक्रॉस, जीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है। जीनर के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा बट रेजिस्टेंस घटता बढ़ता रहता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम, रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट ज्यादा। बस ये काम करेगी तुम्हारी जीनर, बस ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद आती है फोटो डायोड और एलईडीज, ठीक है। तो फोटो डायोड क्या करेगा? देखो, लाइट एनर्जी को यूज करेगा एज अ इनपुट और बाहर क्या देगा? इलेक्ट्रिक करंट। सोलर सेल होते हैं ना, तो लाइट एनर्जी को इनपुट लेंगे, ये लाइट है, और लाइट को किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिक में, ठीक है। लाइट को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो फोटो डायोड भी किस में ऑपरेट करते हैं भाई? रिवर्स बाइजिंग में, ये याद रखना। फोटो डायोड भी रिवर्स बाइजिंग कंडीशन में ही ऑपरेट करेगा, ठीक है। कैसे वर्क करेगा? देखो, द जंक्शन ऑफ द डिवाइस इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट। तो जो जैसे ही तुम्हारा जो जंक्शन बना हुआ था, पीएन जंक्शन जो बना हुआ था, जैसे ही उसमें लाइट आएगी तो क्या होगा? दिस कॉज द इलेक्ट्रॉन एंड होल टू गेट सेपरेटेड विद ईच अदर। भाई तुम्हारा डिप्लीशन रीजन क्यों बना था? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, यहाँ से होल आ रहे थे, और ये आपस में यहाँ क्या हो गए? कंबाइन हो गए ना, ये यहाँ पे कंबाइन है। कौन?
यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर आपस में मिल गए। अब अगर यहाँ पर लाइट रेज पड़ेंगी तो फिर से क्या करेंगी, ये लाइट रेज क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को सेपरेट कर देंगी। ठीक है, अगर ये सेपरेट कर देंगी एक दूसरे को, अब क्या कह रहा है, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी को राइज करोगे, ज्यादा चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, सर्किट में फ्लो होंगे, तो ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो देयर बाय प्रोड्यूसिंग ए लार्ज इलेक्ट्रिक करंट। तो मुझे बताओ, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी लाइट की तो करंट बढ़ेगा कि घटेगा? इंटेंसिटी बढ़ाने से, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ना चाहिए। तो देखो I4 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो I4 का करंट भी सबसे ज्यादा आया। I1 की इंटेंसिटी सबसे कम है, तो I1 की करंट भी सबसे स्लो है। तो यहां पर क्या लिखोगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, और नेगेटिव में क्यों आया है, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में काम कर रहा है। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना, बहुत इजी है। क्या है कि देखो तुम्हारा जो डिप्लीशन रीजन है उसमें क्या हुआ, डिप्लीशन रीजन बना क्यों, क्योंकि वही वहां एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, पी टाइप से होल आ रहे थे, आपस में मिलते चले गए, रिकॉम्बिनेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया तो बीच में एक लेयर बनती चली गई। अब जैसे ही वहां पर लाइट आगे पड़ेगी तो जो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना हुआ है वो क्या होने लगेगा, सेपरेट होने लगेगा एक दूसरे से, एनर्जी मिल जाएगी, अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, चार्ज कैरियर्स रिलीज होंगे, जितने चार्ज कैरियर्स बनेंगे उतना करंट फ्लो होगा डिवाइस में। ठीक है, फिर आती है एलईडी। एलईडी क्या है, देखो एलईडी अगेन हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन है, लेकिन ये किस में वर्क कर रही है, ये देखो अंडर फॉरवर्ड वाइजिंग। ठीक है, ये याद रखना। फोटो डायोड किस में वर्क कर रहा था, फोटो डायोड वर्क कर रहा था किसमें, फोटो डायोड किस में वर्क कर रहा था, रिवर्स बाइजिंग। जीटा डायोड रिवर्स बाइजिंग में, एलईडी फॉरवर्ड में। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हेन सुटेबल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द एलईडीज, दिस इज एलईडीज। एलईडी मतलब जो तुम्हारे घर में लगी हुई है ना, ये वही चीजें हैं। अगर एक सुटेबल वोल्टेज एलईडीज के साथ अप्लाई करी जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रिकम्बाइन विद इलेक्ट्रॉन होल्स विद इन द डिवाइस, रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो फोटो डायोड का उल्टा होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर तुमने एक सुटेबल वोल्टेज प्रोवाइड कर दी, सुटेबल वोल्टेज प्रोवाइड कर दी, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर आपस में क्या करना शुरू कर देंगे, रिकम्बाइन होना शुरू कर देंगे। जब ये रिकम्बाइन होंगे तो एक एनर्जी को रिलीज करेंगे, वो भी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। ठीक है, जो उस फोटोन का कलर होगा उसी की एलईडी लाइट बनती है। एलईडी लाइट देखिए ना, ग्रीन भी होती है, रेड भी होती है, येलो भी होती है। तो जिस वेवलेंथ का फोटोन रिलीज होगा वही वेवलेंथ की एलईडी क्रिएट हो जाएगी। तो लिखा क्या है, इट इज डिटरमाइंड बाय द एनर्जी बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो ये डिपेंड करता है कि एनर्जी बैंड गैप है कितना सेमीकंडक्टर, भाई वेवलेंथ चाहिए ना मुझे, एनर्जी क्या होगी, एच न्यू। तो जिस वेव जिस ये हमारा मान लो क्या होगा, कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, तो जितनी एनर्जी से ये आएगा यहाँ पे, यही तो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है ना, एच न्यू का। तो न्यू भी क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा। यानी वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगी, सारे के सारे इस बैंड गैप पे, कि कितना बैंड गैप है। जब वो क्या करेगा, रिकम्बाइन कर जाएंगे, रिकम्बाइन के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वही क्या बनेगा, मेरा कलर ऑफ फोटोन, एंड दिस विल डिपेंड ऑन द एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सही बात है। अगर डिफरेंट, अब सब सेमीकंडक्टर्स का बैंड गैप सेम तो नहीं होता। जैसे सिलिकॉन में कितना बैंड गैप था, 0.7 का, 0.7 का था, 1.1 का था, सिलिकॉन में 1.1 का था, है ना। जर्मेनियम में कितना था, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यही तो बैंड गैप था। तो हर मटेरियल का बैंड गैप क्या होगा, हर सेमीकंडक्टर का बैंड गैप अलग होगा। तो यानी कलर के लिए हमें क्या चुनना पड़ेगा, अलग अलग सेमीकंडक्टर्स चुनने पड़ेंगे। तो कलर ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करेगा भाई, आप कौन सा सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हो। बात समझ में आ गई। जैसे गैलीलियम है, ये इंफ्रारेड कलर का देगा। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फोस्फोराइड मिला दोगे तो यहाँ से डिफरेंट कलर्स अचीव करे जा सकते हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखो, ये इंफ्रारेड रेड
ऑरेंज ब्लू यानी ये विजिबल रीजन जा रहा है। तो क्या ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज आर मच हायर देन दैट ऑफ द सिलिकॉन जंक्शन डायोड एंड स्लाइटली डिफरेंट फॉर ईच कलर। तो ये कैथोड का करंट है और ये फॉरवर्ड वोल्टेज है। ठीक है, तो देखो इंफ्रारेड के लिए ये फॉरवर्ड वोल्टेज चाहिए, ब्लू के लिए तो 4 वोल्ट तक चाहिए, ऑरेंज के लिए 3 चाहिए, जैसे रेड के लिए 2 चाहिए। तो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस है। ठीक है, तो क्या लिखा है, हेयर द थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस आर मच हायर देन दैट ऑफ सिलिकॉन जंक्शन डायोड एंड स्लाइटली डिफरेंट फॉर ईच कलर। तो हर कलर के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज अलग होगी, जैसे दिखा हुआ है ना, इंफ्रारेड के लिए 2 है, रेड के लिए 3 है, ब्लू के लिए 4 है, और ये इनके करंट्स की वैल्यू है। तो हर कलर के लिए क्या होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज जो होगी अलग होगी। तो फोटोडायोड और एलईडी आर अपोजिट्स टू ईच अदर, ये याद रखना। फोटोडायोड में बॉन्ड ब्रेक होंगे, सॉरी हाँ, फोटोडायोड में बॉन्ड का ब्रेक होगा और एलईडी में बॉन्ड रिकम्बाइन होंगे। ठीक है, यहाँ रिकम्बाइन होंगे। तो इन एलईडीज का बहुत एडवांटेजेस है, क्या, लो ऑपरेशन वोल्टेज, फास्ट फंक्शन, फास्ट ऑन ऑफ, एलईडी लेस पावर कंज्यूम करती है, गर्म नहीं होती, लॉन्ग लाइफ होती है। जो घरों में यूज हो रही है ना, ये वही एलईडीज हैं। तो ये एलईडीज ग्लो करती हुई क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके अंदर का जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन करते हैं। तो रिकम्बाइन करते हैं तो क्या होता रहता है, एनर्जी रिलीज होती रहती है ना। इसीलिए एलईडी की लाइफ टाइम होता है कि जो तुम्हारा सेमीकंडक्टर है वो कितने दिन तक एनर्जी को रिलीज कर सकता है या कितने आवर्स के लिए रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, बस इतना ही याद रखना है थ्योरेटिकल पार्ट के लिए। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन ही करो, फर्स्ट क्वेश्चन ही एलईडी से आ गया, आराम से हो जाएगा, बस तुम्हें वेवलेंथ निकालनी है। अब तुम्हें पता है फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। फोटोन की एनर्जी अभी तो पढ़ के आए हो, एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा। अगर एनर्जी दे रखी है तो लैम्डा नहीं निकाल सकते, हाँ, एनर्जी दे रखी है तो लैम्डा निकाल सकते हो कि नहीं। फॉर्मूला तुम्हारी स्क्रीन पे, बोलो। निकाल लोगे। Yes, ma'am. क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने एच सी का, अगर लैम्डा नैनोमीटर में चाहिए तो 124 लैम्डा इन नैनोमीटर। 1240 था या 124 था, 1240. चेक करो 1240 या 124। कैलकुलेट कर लो, 1240 है अगर नैनोमीटर में है तो एनर्जी कितनी दी हुई है, 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, मैं लैम्डा को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाऊं, 1240 अपॉन 1.42 इक्वल्स टू लैम्डा जो आएगा नैनोमीटर में आएगा। इसको डिवाइड करो, कैलकुलेटर से। तुम मैन्युअली करना। एट 73 समथिंग आ गया। क्या ऑप्शन आ रहा है, Ma'am, third option. है ना। सेकंड बताओ, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
तो ये याद रखना डायरेक्ट 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये कौन सा डिवाइस का आईवी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा डिवाइस है ये, जीना डायोड या फोटो सेल, सोलर सेल, ए ट्रांजिस्टर विच कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। जीनर डायोड का भी तो यही ग्राफ था, है भाई, Yes, जीनर का भी ma'am. यही ग्राफ था। देखो एलईडी का ऐसे आता है, फोटो का इस तरीके से बनेगा, स्ट्रेट करो आगे जाके, है ना। ये ऐसे ड्रॉप तो नहीं हुआ ना भाई। सोलर सेल का कैसे बन रहा है देख रहे हो ना, इस तरीके से है वो, इस ऐसा ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, जीनर का ना, जीनर का ग्राफ है ये। ये बताओ ये किसकी ट्रुथ टेबल है, इन द ट्रुथ टेबल ऑफ द अबव सर्किट एक्स एंड वाई बताने हैं। तो एक्स एंड वाई यानी बेटा अगर ए 0 है और अगर बी 1 है तो एक्स क्या होगा। चलो तो देखो ये 0 है और 1 है, ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, एंड। तो एंड में 0 इंटू 1 क्या मिलेगा, 0 मल्टीप्लाई 1 0, तो यानी यहां तो 0 आ गया। अब देखो ये 0 और 1 को उल्टा कर देगा तो फिर भी 1 0, एंड होके क्या मिलेगा यहाँ पे, 0 ही तो मिलेगा। 0 0, 0 प्लस 0 क्या मिलेगा, ये और का ऑपरेशन हो रहा है और ऐड करेगा, 0 प्लस 0 0 मिलेगा, पर ये नॉट लगा हुआ है उसका आउटपुट 1 कर देगा, तो x क्या आया, x आया 1। ठीक है, अब बाकी क्या दिया हुआ है, a और b क्या दिया हुआ है, ये 1 0, तो ये फिर इसमें भी 1 ही मिलेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड। बोलो Yes, हाँ या ना, ma'am. कि नहीं। थर्ड करो, फोर्थ करो, फोर्थ। तो देखो फोर्थ कैसे करोगे, ये ए है बी है, यहाँ नॉट लगे हुए हैं ये सब, ए और बी नॉट, ये और का फंक्शन है, ये और का फंक्शन है, तो ये क्या मिलेगा, ए प्लस बी का बार, यही तो मिलेगा, बी का बार हो जाएगा, और ऐड कर देगा ए प्लस बी का बार। ये देखो यहाँ पर जा रहा है, इससे पहले ही जा रहा है, तो ये बी आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए बार, ये ओनली ए आ रहा है यहाँ पे, ये आएगा बी, बी इंटू ए बार, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी। अब ये जो आउटपुट होगा ये एंड ऑपरेशन करेगा, यानी ए प्लस बी का बार डॉट ए बार बी। इसको सॉल्व कर सकते हो, कल ही सिखाया था, करो मल्टीप्लाई कर लो, ए बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस बी इंटू बी बार, तो ये 0 हो गया, प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार हो जाएगा बेटा ये। ये क्या हुआ, इसमें से मैं क्या कॉमन, इसमें तो कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते। ये हुआ ए और ये हुआ मेरा बी बार, और ऑपरेशन ए प्लस बी बार, ये बी आया है और इसका ए नॉट है, तो एंड ऑपरेशन में ए नॉट बी ही आएगा, ए प्लस बी बार बी, तो ये ए बार और ए बी प्लस ए बार प्लस बी इंटू बी बार तो 0 हो जाएगा, तो मेरा बचा ए बी प्लस ए बी बार, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो नहीं है, ए डॉट बी ए प्लस बी, यहाँ तो बार आना चाहिए ना, अगर बार आ जाता तो ये ठीक हो जाता ऑप्शन, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, दोबारा से देखते हैं एक बार, रुको एक बार दोबारा चेक करो क्या गड़बड़ करी है। भाई ये यहाँ से आ रहा है ना, तो ये बिफोर
बी की वैल्यू बिफोर बार आ रही है और ए बार से जा रहा है, ये तो हो जाएगा ए और ये हो गया बी बार। ऐड करके तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी का बार ही तो मिलेगा। यहाँ एंड ऑपरेशन हो रहा है, अरे ये एंड हो के क्या मिलेगा, बी और ए बार, ये बी है और ये ए बार है, तो बी डॉट ए बार ही तो मिलना चाहिए। और मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ए बी प्लस ए डॉट। ऑप्शन देखें इसका क्या दे रखा है, फोर्थ का, फोर्थ का सेकंड दे रखा है, देखते हैं। जीरो, ए बी प्लस ए बार बी बार तो जीरो नहीं होगा। देखो ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, और ए डॉट बी भी नहीं आ रहा। अगर मैं, कब हो सकता है जीरो भाई, अगर आउटपुट तो जीरो तभी हो सकता है ना अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू रख के देखूं। अगर ए वन है और बी जीरो है तो क्या जीरो आ सकता है आउटपुट, देखो ए वन है, बी की वैल्यू जीरो रखी, ए का बार क्या हो जाएगा भाई बेटा, ए का बार जीरो, बी का बार वन, तो ये जीरो आ सकता है। बट आने, ठीक है देखो ये इन्होंने क्या, इन तीनों में से तो कोई भी नहीं हो रहा ना, तो जीरो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है, एग्जैक्टली नहीं है जीरो, है ना। अगर मैं ये वन, ये जीरो रखूं, ये वन रखूं तो भी जीरो ही आएगा, है ना। तो ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड बोला है, ठीक है। सिक्स्थ एक बार करो, सिक्स्थ में क्या होगा, इसकी ट्रुथ टेबल बोलिए, इसमें से कौन सी ट्रुथ टेबल चाहिए होगी। ए और बी क्या इनपुट दिए जाएंगे, आउटपुट पहचान लोगे, देखो ए बी और वाई, बेटा जीरो जीरो पे कितना मिलेगा बताओ, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये जीरो और ये जीरो मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ क्या देंगे जीरो, ठीक है। यहाँ पर इस जीरो का बार जाएगा यानी वन और जीरो, तो वन प्लस जीरो क्या मिलेगा वन, तो जीरो जीरो वन मिल रहा होगा, देख लो कौन सी टेबल है, जीरो जीरो वन, यानी ए और थर्ड में से हो सकता है। तो इसमें से वो वाला चेक कर लो जो सबसे अलग दिया हो, यानी इसमें से ये वन वन वाला इनपुट चेक कर लो कि वन वन पे क्या मिल रहा है, ठीक है। अब वन वन रखो यहाँ पे, देखो ये भी वन है ये वन है, तो वन और वन मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा, यहाँ पर वन मिलेगा, क्योंकि एंड गेट है ना, ये एंड में मल्टीप्लाई होता है, ये उल्टा हो जाएगा तो वन और ये जीरो, तो वन प्लस जीरो अभी भी वन ही मिलेगा, वन वन वन, यानी कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर वन ठीक हो जाएगा, है ना। समझ आ गई बात, इनके अभी बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। नाइन्थ और टेंथ बताओ, ये कह रहा है आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट इज गिवन बिलो इज जीरो ओनली। जीरो कब होगा, मतलब मुझे आउटपुट इन्होंने पहले बता दिया है कि मुझे आउटपुट जीरो चाहिए, ठीक है। तो अब तुम एक एक वैल्यू रख के थोड़ी ना देखोगे, अब तुम क्या करो, देखो ये ए है और ये बी है, तो यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा, ए प्लस बी एड होके, एड फंक्शन है, ये यहाँ ये क्या दे रखा है, ये वन है ना, यहाँ क्या मिलेगा देखो बी और ये वन, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी डॉट वन क्या मिलता है भाई, बी मिलता है ना, यहाँ क्या मिलेगा बी, ये अब फिर से क्या हो गया, ये क्या हो गया फिर से ऐड, तो ए प्लस बी प्लस बी, ए प्लस बी प्लस बी, तो ए प्लस बी ही तो मिलेगा, टू भी तो कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस बी मिलेगा वाई पे, ठीक है, तो वाई इज ए प्लस बी। तो अब रख लो, तुम्हें आउटपुट पे जीरो चाहिएगा तो कब मिलेगा, जीरो जीरो पे,
है ना। अगर आउटपुट 0 है तो भाई ऐड में कब मिलेगा, 0 0 पे। तो ऐसे हर किसी में रख रख के नहीं देखना, समय सॉल्व हमें वेस्ट नहीं करना, हम ऐसे निकालेंगे सीधा। गॉट इट। बट इसमें तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे देखो b मल्टीप्लाई 1 क्या मिलेगा, b मिलेगा। a प्लस बी क्या मिलेगा, a प्लस बी ही मिलेगा। ये सब कल कराए हुए हैं, ये सारी आइडेंटिटीज, है ना, ये आइडेंटिटीज कल कराई है, भूल गए। एक बार 9th का चेक भी कर लेते हैं, ये फास्ट फास्ट में कुछ एरर ना कर दिया हो। 9th का 3rd, ठीक है, सही कराया। अब एक काम करो, तुम कौन सा करोगे, अब थोड़े डायोड वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि ये देखो 10th ये वाला क्वेश्चन देखो। इन द गिवन सर्किट इफ द पावर रेटिंग ऑफ जीना डायोड इज 10 मिलीवोल्ट, ये 10 मिलीवॉट पे वर्क कर रही है। द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस टू रेगुलेट द इनपुट अनरेगुलेटेड सप्लाई इज। अब मेरी बात सुनो, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, जीनर के अक्रॉस कितना वोल्टेज रहना है, इन्होंने जीनर का वोल्टेज 5 दे दिया, तो जीनर की 5 ही रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकती, चाहे दुनिया बदल जाए, जीनर 5 वोल्ट ही रहेगा। अगर जीनर 5 है तो भाई टोटल 8 वोल्ट आ रहा है, तो इस सीरीज रेजिस्टेंस को कितना मिल रहा होगा, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट ना, सीरीज वाले को टोटल 8 है, तो 5 इधर बट गया, 3 इधर बट गया, हो गया 8 वोल्ट। पूछा क्या है, रुको। द पावर रेटिंग ऑफ द जीनर डायोड इज 10 मिली वॉट, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस टू रेगुलेट द इनपुट अनरेगुलेटेड सप्लाई। एक सेकंड, द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, तो सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखें कि जो इनपुट रेगुलेटेड सप्लाई है ये क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो देखो V इक्वल्स टू आई इंटू आर एस, आर एस हमने फाइंड कर लिया कितना, सॉरी वोल्टेज हमने फाइंड कर ली 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, तो उसके लिए मुझे अब करंट निकालना पड़ेगा कि इस सर्किट का करंट कितना आएगा। मेरी बात समझ में आ गई। अब इस सर्किट का करंट निकालो, आई वैल्यू कि आई कितनी है, कैसे निकालेंगे, देखो पावर दे दी तुम्हें जीनर की कितनी, पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर, पावर आई स्क्वायर आर होगा ना। अब मुझे पावर कितनी दे रखी है 10 मिलीवोल्ट, तो 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 कर लो। रेजिस्टेंस कितना, और मुझे फिर अब इसका तो रेजिस्टेंस भी नहीं दे रखा, V स्क्वायर बाय आर से निकालो, पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर, पावर 10 टू द पावर -3, तो ये -2 हो जाएगा। वोल्टेज कितनी दे रखी है 5 5 जा 25 अपॉन रेजिस्टेंस आर आ गया इसका, ठीक है। करो बेटा, कितना इसका रेजिस्टेंस निकालो जीनर का कितना आएगा, आर मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 इक्वल्स टू 25, आर कितना आया 2500, 2500 आ गया क्या, 2500 आ गया ना, 2500 ओम, है ना, 2500 ओम ये है भाई, और 1000 ओम ये है पैरेलल में। तो इस सर्किट का क्या निकालो, आर इक्विवेलेंट, तो V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट, V कितना है 8 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट निकालो यहाँ से, फिर सर्किट का करंट आएगा, और इस आर के अक्रॉस V इक्वल्स टू आई आर एस करके हम क्या निकाल लेंगे, आर एस निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालो। समझ में आया क्या किया है, देखो भाई मुझे इस सर्किट में इस आर एस की वैल्यू बतानी थी कि आर एस की वैल्यू क्या होगी। तो आर एस में सबसे पहले मैंने करंट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि भाई अगर मेरे पास जीनर के पास 5 वोल्टेज है तो इस सीरीज रेजिस्टेंस के पास कितनी होगी 3, क्योंकि टोटल 8 है, उससे ज्यादा कहाँ से आओगे, उससे ज्यादा तो होगी ही नहीं। अब इसका मतलब अगर मुझे इस सीरीज रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस चाहिए तो मुझे करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट कैसे निकलेगा, सर्किट का V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट, तो सर्किट का वोल्टेज तो 8 है, तो इसका मतलब मुझे इस सर्किट का अब आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट के लिए जीनर का वोल्ट वो निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस, तो किससे निकाला, पावर से, V स्क्वायर अपॉन आर से, तो रेजिस्टेंस आ गया। अब मेरे पास ये सर्किट डायग्राम है, इसका 1000 और 2500 दोनों पैरेलल में है, कितना बनेगा इनका 2500 और 1000 का आर इक्विवेलेंट,
अच्छा, पर मेरे पास आर एस का तो आर नहीं है ना। एक सेकेंड, वेट 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 वेट। मेरे पास 25 का आर एस तो नहीं मिलेगा, तो हम और क्या कर सकते हैं। यहाँ 5 वोल्ट है और इसका रेजिस्टेंस मैंने कितना निकाल लिया। ओके 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 ओके, नो नीड नो नीड। देखो, हमने इसका रेजिस्टेंस तो निकाल लिया ना 2500, तो हम इसके अक्रॉस तो करंट निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। समझे? बहुत बढ़िया हो गया। कैसे? इसका वोल्टेज 5 है और इसका रेजिस्टेंस आया है 2500, तो करंट कितना आया बेटा इसका? 1/5, 10⁻⁻2, तो ऊपर 100 चला जाएगा। 20 एम्पियर, 5/2500 करना। 5/2500, 0.02 है, 0.02 आया है करंट। 0.002, 2 मल्टीप्लाई 10 से 1 2 3, यानी 2 मिली एम्पियर बोल लो। तो बेटा इसके पास 2 मिली एम्पियर का करंट आया है यहाँ पे। अगर यहाँ 2 मिली एम्पियर का करंट है, टोटल करंट निकालने के लिए तो मुझे सर्किट में दोनों चीज ही नहीं दे रखी। वेट वेट, इसका आरएस भी नहीं है, बट इसके पास वोल्टेज तो मुझे गिवन है कितनी, 3। इसका सर्किट का टोटल करंट निकालने के लिए तो मुझे क्या चाहिए? करो बेटा, बाकी का कैलकुलेशन करो। सारा का सारा वही है जो उसमें पढ़ के आए हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, एग्जैक्ट सेम है। डियर स्टूडेंट्स, बोलो। यहाँ 2 मिली एम्पियर आ रहा है, मुझे सर्किट का करंट निकालना है, 3 वोल्ट। अच्छा, एक काम कर सकते हैं ना, इस लोड रेजिस्टेंस के पास करंट निकाल के देखो, इस लोड के पास कितना करंट होगा। इसका वोल्टेज भी पता है, इस लोड के पास वोल्टेज पैरेलल में वही होगी जो जीनर के पास है। तो V इक्वल्स टू आई आर, रेजिस्टेंस 1000 1 किलो ओम, और रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम, वोल्टेज कितनी होगी 5, है ना। तो इसका करंट निकालो, I इक्वल्स टू V/R, वोल्टेज 5, रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, तो यानी ये 5 मिली एम्पियर करंट आ गया। तो बेटा 5 मिली एम्पियर करंट यहाँ जा रहा है, 2 यहाँ जा रहा है, तो यानी टोटल करंट 7 मिली एम्पियर का होगा जो इस सीरीज रेजिस्टेंस से पास कर रहा होगा। तो क्या रखोगे? देखो, मुझे क्या चाहिए था, रेजिस्टेंस, तो V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज 3 है, रेजिस्टेंस कितना है वही निकालना है, करंट कितना हो गया 7 मिली एम्पियर, इक्वल्स टू आर एस। तो 3/7, ऊपर 3000 चला जाएगा, तो 3000 यानी 3000/7, 1000 हटा दो तो किलो ओम। फर्स्ट ऑप्शन। कुछ पल्ले पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। देखो, दोबारा से करते हैं, आ जाओ। ये कहोगे ये तो मैम आपने ही सॉल्व कर लिया। रफ होने में भी घंटा लगाया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जीनर वाला, ये बहुत बहुत बार पूछा जाता है। दो 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, मोर देन इनफ है। Yes, ma'am. हर वैरायटी का क्वेश्चन आया है 2024 में, ठीक है।
ये रख ही नहीं होके दे रहा, छोड़ो। देखो हमें क्या बोल रहा है कि सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। टोटल वोल्टेज 8 वोल्ट है, जीनर की वोल्टेज 5 दे रखी है। जीनर की बेटा 5 है तो इस सीरीज रेजिस्टेंस की 3 वोल्ट हो जाएगी, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस ही, टोटल वोल्टेज ही कितनी है 8। तो 5 जीनर के पास होगी तो 8 इस सीरीज रेजिस्टेंस के पास। अब बात आई कि सीरीज रेजिस्टेंस का अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज मैंने खुद निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकालने के लिए वो बोल रहा है, तो इसका मतलब मुझे करंट निकालना पड़ेगा कि इस सर्किट से करंट जा कितना रहा है टोटल। ठीक है, अब देखो लोड रेजिस्टेंस के पास 1 किलो ओम भी है, और अगर लोड रेजिस्टेंस और जीनर पैरेलल में है तो लोड रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज आएगी वो भी कितनी आएगी, 5 वोल्ट। तो यहाँ लोड रेजिस्टेंस भी है, वोल्टेज भी है, करंट निकाल लोगे कितना, 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर करंट आ गया। देखो यहाँ से टोटल करंट चला होगा आई, जिसमें से I1 करंट कहाँ गया होगा, जीनर में। I2 करंट आगे बढ़ा होगा, जिसमें से तुम I2 तुमने निकाल लिया कितना, 5 मिली एम्पियर, जो कि किसका करंट है, इस लोड रेजिस्टेंस का। I1 निकालना रह रहा है। I1 कैसे निकालोगे, जीनर का वोल्टेज तो दे रखा है बट जीनर का रेजिस्टेंस नहीं है, तो पर जीनर की पावर तो दे रखी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ये जीनर का रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ से पावर 10 मिली वोल्ट है, रेजिस्टेंस Z, वोल्टेज 5 5 जो 25, आर जेड कितना आया देखो, 25/10 मिली वोल्ट। मिली ऊपर चला जाएगा, किलो ओम में 2500 आ गया, आर जेड 2500 ओम आ गया, अभी निकाला था। आर जेड 2500 ओम आ गया। अब देखो मेरे पास जीनर के पास वोल्टेज भी है, जीनर की रेजिस्टेंस, तो जीनर का करंट नहीं निकाल सकते। I1, I1 V इक्वल्स टू आई आर है, तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, वी जेड अपॉन आर जेड। जीनर का वोल्टेज 5, जीनर का रेजिस्टेंस 2500, तो ये बेटा 1/500। 1/500 देखो कितना आएगा, 2 मिली एम्पियर। कितना आया, 2 मिली एम्पियर। तो बेटा ये 2 मिली एम्पियर आया। टोटल करंट कितना होगा, 5 यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया, तो टोटल करंट कितना होगा, 7। तो यानी ये टोटल करंट जो आर एस से गुजर के जा रहा है वो कितना जा रहा है, 7 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर आई की जगह क्या रख दोगे, 3/7 मिली एम्पियर। मिली ऊपर चला जाएगा तो कितनी पावर बन जाएगी, किलो, 3/7 किलो ओम। अब आया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी का वोल्टेज किसी की रेजिस्टेंस निकाल के करंट निकालना पड़ेगा। बोलो। तो अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन ले लो, फिर से जीनर डायोड वाला, ये वाला स्टार्ट करो। ये कह रहा है व्हाट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज, जीनर की ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखी है 3 वोल्ट, यानी ये 3 वोल्ट तक ऑपरेट करेगी, 3 से ज्यादा ऑपरेट नहीं करेगी। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई जेड, तुम्हें जीनर का करंट निकालना है। टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट है, यहाँ पर 3 वोल्ट होगी बेटा, लोड रेजिस्टेंस के पास भी पैरेलल में है तो कितना वोल्ट जाएगा, 3 वोल्ट। टोटल 10 है तो बेटा ये जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 किलो ओम का, इसके पास कितना रेजिस्टेंस, कितना वोल्टेज हो जाएगा, 3 यहाँ है तो इसके पास 7 का हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। 7 वोल्टेज हो गई। तो यहाँ से टोटल करंट इसके पास कितना करंट जा रहा होगा, देखो V इक्वल्स टू आई आर। कितना वोल्ट है, 7 वोल्ट। इसके पास रेजिस्टेंस कितना है, 1 किलो ओम। करंट कितना आ गया इसके पास, ऊपर चला जाएगा, तो ये 7 मिली एम्पियर। तो टोटल करंट कितना है सर्किट का, 7 मिली एम्पियर। यहाँ से 7 मिली एम्पियर करंट जा रहा है। अब कुछ करंट यहाँ बटेगा I1, कुछ करंट बटेगा I2, तो वो जीनर का करंट I1 पूछ रहा है। तुम I2 कैसे निकाल सकते हो, I2 ऐसे निकाल सकते हैं कि मैम इसका 2 किलो ओम भी दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है लोड का। V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज कितनी है, 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है, 2 किलो ओम, इक्वल्स टू I2। तो I2 मेरा कितना आ गया बेटा, 3/2 मिली एम्पियर। अगर यहाँ 3/2 मिली एम्पियर जा रहा है, 3/2 मतलब 1.5 मिली एम्पियर जा रहा है। 7 में से 1.5 घटा दो तो आई जेड में कितना जा रहा होगा, 5.5। हाँ अब समझ में आ रहा है कुछ, एक का वोल्टेज एक की रेजिस्टेंस, ऐसे ही हेल्प करोगे, ऐसे ही हेल्प होगी।
तो 5.5 मिली एम्पियर आ गया। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, तो ये लोड रेजिस्टेंस है ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज मांग रहा है तुमसे। अब देखो ये 15 वोल्ट है, ये भी प्लस नेगेटिव, ये भी प्लस नेगेटिव, यानी ये डायोड किस में हो गए, डायोड किस में हो गए, ये फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज में कैसे एक्ट करते हैं, अभी से है शॉर्ट सर्किट, मतलब सारा करंट जाने देंगे क्योंकि बहुत छोटा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो फॉरवर्ड वाइजिंग में तुम्हारा सर्किट ना बस ऐसे बदल जाएगा, डायोड को हटा देना चुपचाप और कुछ मत करना। तो ये 15 वोल्ट है, यहाँ 1.5 किलो ओम और ये 2.5 किलो ओम। अगर फॉरवर्ड वाइजिंग में है तो डायोड को हटा देना, ठीक है, डायोड कुछ काम नहीं करेगा। अगर रिवर्स वाइजिंग में हो तो पूरी ब्रांच हटा देना क्योंकि फिर वो करंट जाने नहीं देगा, ठीक है। तो टोटल अब ये V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट चाहिएगा, 15 वोल्ट है, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, 5 5 10 2 1 3 और 1 4 15। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, सर्किट का करंट आ गया एम्पियर में 1.5 प्लस 2.5 4, 15/4 कितना बनेगा, जो भी बने, ये मेरा इतना आया एम्पियर्स में। अब ये कह रहा है 2.5 के पास बताओ क्या क्या वोल्टेज, तो क्या लिखोगे, V इक्वल्स टू आई आर, करंट कितना जा रहा है, सीरीज में सारा ही जाएगा 15/4, इसका रेजिस्टेंस कितना है 2.5, हटा के 10 लगा दो यहाँ पे, 5 दूनी 10 और ये कितने पे कटेगा, 5 5 या 25, अब तो नहीं कटेगा, 15 पंजे 70, 70/8, 70/8 कितना होगा भाई, 70/8, ये तुम्हारा आंसर है। बोलो, सिंपल सर्किट किसकी तरह सॉल्व हो रहे हैं, ये सारे ओम्स लॉ की तरह सॉल्व हो जाएंगे, 8.75 आंसर है। बात समझ रहे हो, फॉरवर्ड वाइजिंग में डायोड को हटा दो, डायोड कैसा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, स्मॉल रेजिस्टेंस, तो ये हट जाएंगे, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल सर्किट की तरह सॉल्व करना है, ये सर्किट इसमें बदल जाएगा। उसके बाद तुम्हें आता है ओम्स लॉ लगाना, ओम्स लॉ, ठीक है जी। ये देखो फिर से, जीना डायोड है, 10 वोल्ट की वोल्टेज यूज हो रही है, वोल्ट इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 10 है, तो बेटा इसके अक्रॉस कितना होगा बताओ, इसके अक्रॉस भी 10 हो जाएगा ना, इसका तुम्हें 20 किलो ओम भी दे रखा है, क्या मुझे करंट नहीं आ जाएगा टोटल सर्किट का, टोटल सर्किट का करंट आ जाएगा ना, है Yes, ma'am. इसका टोटल करंट आ गया। इस 500 ओम के पास भी कितना वोल्टेज होगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके पास 10 वोल्ट है तो इसके पास भी 10 वोल्ट होगा, इसके पास भी रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट आएगा, एक करंट यहाँ से, ये टोटल करंट देगा, इन दोनों को माइनस कर देना, जीनर का करंट आ जाएगा कि नहीं, सेम रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तुम्हें ट्राई करने हैं, और अलग कोई तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये तो सब डायोड वाले हैं, करा दिए हैं, लॉजिक गेट्स वाले तो तुम सब कर लोगे। ये कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स बाइज, बताओ बेटा इसमें से कौन रिवर्स बाइजिंग पे है, देखो इसमें से कौन है रिवर्स बाइजिंग पे, ये ग्राउंडेड है, ये +2 वोल्ट पे है, ये +2 और ये 0, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड है ना ये तो, है ना। ये वाला देखो, ये -5 है और बेटा ये 0 है, तो क्या ये रिवर्स में है, इज इट रिवर्स, मुझे तो ये सही लग रहा है रिवर्स बाइजिंग पे। थर्ड वाला चेक करो, ये कितना दे रखा, -10 वोल्ट, और दो कैसे दे रखे हैं, रीचेक 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 रीचेक, ये भी तो -5 है, ये -10 है, तो ये नेगेटिव दे रखा है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नहीं होगा, ये इन्होंने दो ठीक कैसे दे दिए, ये ग्राउंड है ना, 0 वोल्ट पॉजिटिव पे रख रखा है, वो नेगेटिव वोल्ट पे, हाँ ओहो सही है ना ये, ठीक है, ये फॉरवर्ड, ये तो फॉरवर्ड वाइजिंग है, देखो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से है ना, नेगेटिव वाला नेगेटिव से है, तो ये तो फॉरवर्ड ही है ना, एक सेकेंड बेटा, रिवर्स पूछा है ना, रिवर्स में नेगेटिव को पॉजिटिव से करना होगा, तब रिवर्स बनेगा, ओके, ये पॉजिटिव पॉजिटिव से, ये भी फॉरवर्ड होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, फोर्थ वन इज द आंसर, सी फोर्थ वन इज द आंसर, दीज फोर्थ वन इज द आंसर ना,
ये वाला नेगेटिव वाले का पोटेंशियल प्लस पे है और इसका +2 पे है, ये तो कम वोल्ट का पोटेंशियल हो गया ना बेटा, ये होगी रिवर्स बाइजिंग, हाँ या ना? ये तो सही है, देखो ये -10 पे दे रखी है, ये 2 पे दे रखी है, बात सही है। ये +2 ये 0 ये भी ठीक है। सेकंड वाला देखो, ये -5 ये 0 ये भी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखो फोर्थ नहीं हो जाएगा? ये +4 दे दिया और ये +2 वोल्ट। किसका पोटेंशियल ज्यादा है? एन वाले का पोटेंशियल ज्यादा है ना, तो यानी एन वाले का पोटेंशियल तो कम होना चाहिए था। तो ये वाला रिवर्स बाइजिंग पे होगा। समझ में आ रही है चीजें कि नहीं आ रही? हाँ भाई, क्या पढ़ा था मैम? ये होता है P और ये होता है N। फॉरवर्ड बाइजिंग में P पॉजिटिव का मतलब है P को हाई पोटेंशियल पे रखना है। N का मतलब है नेगेटिव, मतलब इसको लो पोटेंशियल पे रखना है, तब बनेगी क्या? फॉरवर्ड, है ना? अब रिवर्स इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो, अगर P को लो पोटेंशियल पे रख दूं तो यहाँ देखो P लो पोटेंशियल पे है ना, 2 वोल्ट। N का पोटेंशियल ज्यादा है, +4। समझ आया? इसीलिए ये रिवर्स है। अब ठीक है, बोलो बेटा क्या हो रहा है? समझ आ रही है चीजें? नहीं आया ये समझ? हाँ, क्या ये समझ नहीं आया? सेमीकंडक्टर की ये जीना डायोड वाली मैं ये पूरी पीपीटी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये वाले क्वेश्चंस और मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी आज, ट्राई करना बैठ के। किसी को डाउट आ रहा है तो अभी पूछ लो, फिर नहीं होंगे ये क्वेश्चंस। अभी बता दो कहीं डाउट है तो। अगर इसका मतलब तुम्हें अभी ओम्स लॉ नहीं आता, अगर तुम्हें ये V = IR में दिक्कत आ रही है, दैट मीन्स ओम्स लॉ नहीं आ रहा है। फिर बेटा एक एक अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये वेव फॉर्म वाले, ये वेव फॉर्म्स वाले क्वेश्चन। देखो ये वेव फॉर्म वाले कैसे ट्राई करेंगे? बहुत आसान है वेव फॉर्म वाले, दिक्कत थोड़ी देनी है। नैंड गेट है, देखो ये जो डाउनवर्ड आउटपुट है ना, ये डाउनवर्ड वाला 0, ये डाउनवर्ड वाला 0, और जैसे ये उठेगा ना ये 1 हो जाएगा। फिर ये 0। अब देखो, अगर ये नैंड गेट है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इफ दिस इज नैंड गेट तो दोनों का मल्टीप्लाई करके उल्टा करना है। तो मैं अगर आउटपुट की बात करूं तो मुझे खुद बताना बेटा, 0 0 मल्टीप्लाई करो 0 0 का 0, नैंड में उसका उल्टा हो जाएगा तो क्या मिलेगा आउटपुट? +1, यानी वेव फॉर्म ऊपर उठेगी। 0 1, 0 1 मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा? 0। 0 1 मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, बट नैंड गेट उसको उल्टा कर देगा तो क्या मिल जाएगा? फिर से 1 मिलेगा। अब देखो ये वाला 1 और ये वाला 0, 1 और 0 मल्टीप्लाई होके क्या देगा? एंड गेट में मल्टीप्लाई होके 0 देगा। एन लगा हुआ है मतलब नॉट, उल्टा कर देगा, यानी फिर से +1 मिल जाएगा। आगे देखो, ये भी 1 ये भी 1 मल्टीप्लाई होके 1 मिलेगा, बट उसका उल्टा हो जाएगा 0, यानी अब मुझे ये 0 मिलेगा। अब देखो क्या ऑप्शन कौन सा ठीक लग रहा है? 3 ऊपर जाके फट नीचे गया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 ऊपर जाके नीचे जाना, ठीक है, 1 2 3, ये फोर्थ में नीचे हो गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फिर ये वेव फॉर्म वाले आते हैं, बोलो, पता ही नहीं क्या चल रहा है बेटा, पार्टिसिपेट कर लो। नैंड गेट का ऑपरेशन क्या होता है पहले ये बताना जरा, क्या करता है नैंड गेट? भूत की तरह बैठे हो, रिवाइज नहीं करके आए? नैंड गेट क्या करता है? प्लस ऐड माइनस, हाँ क्या करता है भाई नैंड गेट? कुछ नहीं पढ़ रहे हो। बाय एवरीवन।